चलिए, सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ इन इंडिया में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम यूथ अनरेस्ट एंड एजिटेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर के माध्यम से ये देखा कि रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं यूथ अनरेस्ट और एजिटेशन को कंट्रोल करने के, कंट्रोलिंग मेजर्स क्या हो सकते हैं, हमने वो भी अच्छे से समझे। आज हम आगे बढ़ेंगे और कई और पहलुओं को जानेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पुलिस की भूमिका कैसी होनी चाहिए इस तरह के मौक़ों पर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और गांधी जी की क्या भूमिका रही, किस तरह से यूथ मूवमेंट इनिशिएट हुआ, स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें मैं सभी फेजेज़ ऑफ द यूथ एंड स्टूडेंट मूवमेंट ट्रेस करके दूंगा आपको, और यहीं पर हम इसे फिर वाइंड अप करेंगे। मैं आपको इस लेक्चर सीरीज़ के तहत अलग अलग स्टूडेंट प्रोटेस्ट या यूथ प्रोटेस्ट जो देश भर में अलग अलग हिस्सों में हुए, जैसे आसाम में हुए या पंजाब में हुए या फिर बेंगलुरु में हुए, मैं ये नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उन पर डिटेल में डिस्कशन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है। हमारा मुद्दा इस टॉपिक के वाया ये जानना था कि असल में यूथ अनरेस्ट के क्या कारण रहते हैं, मुख्यतः क्या कारण रहते हैं। सारी टर्म्स, वोकैबुलरीज, कॉन्सेप्ट्स को सीखना हमारा मुद्दा था कि हम इसे पॉलिटी, सोसाइटी, हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ बेहतर जोड़कर एक समझ बना सकें कि समाज में जो समस्याएं हैं असल में उनके मूल कारण क्या हैं, हमने उसे डील किस मैनर में करना है। हमारा मुद्दा ये नहीं था कि आपको एक एक इवेंट रटाया जाए। अब जब मैंने आपको यूथ एजिटेशन, यूथ प्रोटेस्ट, यूथ मूवमेंट, यूथ अनरेस्ट, इन सब के बीच के फ़र्क बता दिए, सारे अच्छे से करा दिए, तो अब वो सारे अलग अलग समय पे जो हुए हैं उस दौरान क्या हुआ होगा वो आपको साफ पता चल जाएगा। या तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई होगी, या पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई होगी, या बेरोज़गारी को लेकर के, या आदिवासियों को अधिकार देने को लेकर के, या किसान समाज को उनके अधिकार देने को लेकर के। ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, तो इसीलिए मैंने आपको जो सिखाना वो सारा सिखाया। अब जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड आइटम्स हैं वो आप चैप्टर में हैं तो वो आप पढ़ लेंगे, बट वो सब लेंथ एंड ब्रेड्थ में डिस्कस्ड हैं हमारे हिस्ट्री और पॉलिटी के अलग अलग लेक्चर्स में। इसलिए आप क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते ही हैं तो वहाँ से वो कवर होगा, इसलिए इसमें मैंने उसे डालना मुनासिब नहीं समझा। मैंने आपको योग्य बना दिया है कि आप उसे पढ़ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। हमने कल के लेक्चर के वाया लीडरशिप के बारे में जान लिया था, और आज के लेक्चर के वाया डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग सिचुएशन के बारे में, डिसीजन मेकर के बारे में जानेंगे। देखिए क्या नायाब तरीका है। आप पढ़ सोशल प्रॉब्लम्स रहे हैं जो तमाम और सब्जेक्टों में कॉन्ट्रीब्यूट्स कर रहा है। इसके वाया आप एक एक टर्म, एक एक कॉन्सेप्ट, फिनोमेना को सीख रहे हैं। और अगली बात, आप कई ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो आपके एथिक्स के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, आपके कॉम्प्रिहेंशंस के लिए ज़रूरी हैं, ऐसे राइटिंग के लिए। तो ये फिनोमिनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हम सीखने जा रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में मुख्यतः क्या चीज़ें देखी जाती हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सो द रोल ऑफ पुलिस इन यूथ एजिटेशंस। देखिए ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं। मेजॉरली जब भी एजिटेशन जैसी समस्याएं आती हैं तो पुलिस कब एक्टिवेट होती है? जब युवा या स्टूडेंट मूवमेंट वायलेंट हो जाए, जब वो हड़ताल पर आ जाएं, हाईवे ब्लॉक हो जाएं, रोड ब्लॉक्स हो जाएं, जब किन्हीं प्रतिनिधियों का या मंत्रीगणों का घेराव कर लिया जाए, या लोगों को कामकाज करने से रोका जाए, या जबरन बंद बुलाया जाए। ऐसी तमाम परिस्थितियां जब होती हैं तो पुलिस हरकत में आती है और इन चीज़ों को रोकने का प्रयास करती है। ट्रेडिशनल मेथड कौन से फॉलो करते हैं, यानी कि कन्वेंशनली क्या कदम उठाए जाते हैं? आपको इमेजिन होगा, देखेंगे कि यही करती है पुलिस। देखिए पहला, अरेस्टिंग द ट्रबल मेकर्स। सबसे पहले उनको अरेस्ट किया जाता है जो पुलिस के मुताबिक ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि या जो दुकानें बंद करा रहे हैं, या जो मुख्य पंक्ति में बैठे हैं जैसे कि सड़क बंद कर रहे हैं, या जो सड़कों पर रैलियां निकाल करके लोगों को डरा रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, या फिर वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, गेट क्रैशर्स, यानी कि वो गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के ट्रबल मेकर्स को पुलिस आती है और अरेस्ट करती है। ये एक तरीका है। अच्छा, दूसरा, ऑर्डरिंग ऑन लुकर्स टू मूव ऑन। जो लोग भी उसे देख रहे होते हैं उन्हें कहते हैं चलो निकलो यहाँ से, चलो हटो, चलो निकलो, ताकि वो चीज़ समर्थन ज़्यादा ना मिले लोगों का और लोग उससे ज़्यादा ना जुड़े, तो वो हटा दिया जाए। अच्छा, तीसरा, यूजिंग टीयर गैस। आप सब देखते हैं टीयर गैस इस्तेमाल करना ताकि तितर बितर कर दिया जाए भीड़ को। लाठी चार्ज कर देना, मैंने तो पूरा हरियाणवी में लिख दिया लाठी चार्ज लठ चार्ज, तो बेसिकली ये लाठी चार्ज है। ओके, तो लाठी चार्ज कर देना, लाठियाँ भांजी जाती हैं, आपने देखा ही है, वो भी एक सीन बनता है। अच्छा, ब्रिंगिंग इनफ पुलिस एंड क्रिएटिंग फियर। तो ये भी देखा होगा आपने, अक्सर प्रदर्शनकारी कह रहे होते हैं कि हम शांतिमय ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा पुलिस यहाँ पर आ रही है, केंद्रीय बल आ रहे हैं, सेंट्रल फोर्सेज आ रही हैं, पुलिस आ रही है स्टेट की, हमारे आसपास
हमें डराने का काम किया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है, हमें थोड़ी देर में यहाँ से उठा लिया जाएगा। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि इतना ज़्यादा बल वहाँ खड़ा कर दो कि एक भय का माहौल बन जाए। इसके अलावा आइसोलेटिंग राइट एरिया, राइट यानी कि दंगा प्रभावित, आइसोलेटिंग राइट एरिया बाय थ्रोइंग अ पुलिस कॉर्डन अराउंड इट, वो सारे एरिया को आइसोलेट कर दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा जब हमारे जो रेसलर्स थे वो जिस एरिया में प्रोटेस्ट कर रहे थे उसे पुलिस ने कॉर्डन लगा करके सारी वो जालियां, वो बैरिकेड सारा लगा लगू के आइसोलेट कर दिया था बाकी सारे एरिया से। तो इस तरह से आइसोलेट कर देना, पूरा बंद कर देना उस इलाके को, बाकी इलाके से काट देना। और डिस्पर्सिंग द क्राउड जो है उसे डिस्पर्स करना शुरू करना किसी भी तरह से। और किसी भी प्रोटेस्ट की जान होती है, उसकी स्ट्रेंथ उसकी होती है उसका क्राउड, तो उस प्रोटेस्ट से उसके क्राउड को ही डिप्राइव कर देना, उसको दूर कर देना, लोगों को तितर बितर करना। ये सारे मोटे मोटे आपने फिल्मों में, खबरों में या फिजिकली खुद भी देखा होगा, ये ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं। चलो, अब ये तो मेथड होते हैं, क्या नतीजे आते हैं क्या नहीं नतीजे आते हैं वो एक अलग बात है। मुद्दा ये है कि क्या सलीका होना चाहिए, व्हाट द पुलिस मैन नीड, क्या ज़रूरत है, किस तरह से काम हमें करना चाहिए, वो ये है। पहला, जब मौके पर आप पहुंचते हैं, कल को ज्वाइनिंग हो जाती है आपकी, तो आपको क्या करना है। फर्स्ट थिंग, टू सिक्योर अ प्रिलिमिनरी ट्यूनिंग विद द एजिटेटर्स। मौके पर पहुंचते सीधे ही लोगों को डराना धमकाना नहीं है, थ्रेटन नहीं करना है, मारना नहीं है, अरेस्ट नहीं करने लग जाना है। ये प्लीज़ ये चीज़ समझनी है। सबसे पहले जा कर के उनसे बात करनी है और एक ट्यूनिंग, एजिटेटर्स के साथ एक ट्यूनिंग इस्टेब्लिश करनी है। उनसे जानना है, पूछना है कि क्यों बैठे हैं, क्या कारण है, क्या परेशानी है, क्या आपने बात की है उन संबंधित अधिकारियों से या आपने अपनी मांगे रखी हैं, क्या समस्या है आपकी। तो ये एक ट्यूनिंग यू नीड टू इस्टेब्लिश टू सिक्योर अ प्रिलिमिनरी ट्यूनिंग। एटलीस्ट एक शुरुआती तौर पर एक ट्यूनिंग आप बनाइए एजिटेटर्स के साथ। अगर जाते ही आपने डराना धमकाना शुरू कर दिया या अरेस्ट शुरू कर दिया या मारना, एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो हो सकता है आपके प्रति आक्रोश फूट पड़े, हो सकता है तो उन्हें जन समर्थन मिल जाए, हो सकता है कि फिर उनको वायलेंट होने के लिए एक जायज़ ग्राउंड मिल जाए, जो कि फिर आपके लिए सही नहीं है। वो चीज़ हो सकता है दंगे में बदल जाए। अच्छा, सेकंड है टू एस्टेब्लिश अ रेपो विद द एजिटेशनिस्ट ईदर बाय टॉकिंग टू द लीडर और द एक्टिविस्ट मेंबर्स। अब ये दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, आपको उन्हें जाकर के ये कहना है कि हम यहाँ पर आपको मारने धमकाने अरेस्ट करने नहीं आए, वी आर हेयर सिंपली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। आप ये कॉन्फिडेंस गेन करिए उनका कि हम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने आए हैं और कुछ नहीं। तो आप कई बार देखते भी होंगे, शांतिमय प्रिय ढंग से कोई प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस की भारी टुकड़ियाँ वहाँ पहुँची हैं, तो पत्रकार वहाँ पर पूछते हैं पुलिस वालों से कि आप यहाँ पर आए हैं, क्या एक्शन होगा। तो वो देखिए पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो क्या समझा रहे होते हैं, कहते कुछ नहीं, हम यहाँ बस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, हम इसलिए आए हैं और हमारा कोई काम नहीं है। वो शांतिमय ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आम जनता को कोई परेशानी ना हो, हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि लॉ की सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, ऑर्डर ना बिगड़ जाए। दैट इज़ वाई वी आर हेयर, सो वी नीड टू डू दिस। और इस दौरान ये कहते हुए, ये करते हुए हमें क्या करना है, हमें एजिटेशनिस्ट हैं जो, या फिर जो भी कोई एक्टिविस्ट मेंबर्स हैं, उनके साथ एक रेपो बिठानी है, उनके साथ बातचीत शुरू करनी है, ताकि प्रशासन की बात उन तक पहुंचाई जा सके कि प्रशासन क्या क्या कोऑपरेट करना चाहता है आपके साथ या किस मैनर में वो डील करना चाहता है, और उनकी बात प्रशासन तक पहुंच सके। एक रेपो बनना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ये नहीं बनेगा तो जो फील्ड ऑफिसर है वो उस सिचुएशन के साथ सिर्फ और सिर्फ विद फोर्स ही डील कर सकता है, कोई और तरीका उसके पास नहीं है। जैसे कि मेन एलिमेंट इज़ द मैनिपुलेशन, क्योंकि उसने रेपो बनाई ही नहीं है तो मैनिपुलेशन कहाँ से हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। अच्छा, थर्ड वन इज़ to break one to all relationship, that is relationship between the leader and the followers। देखिए सबसे important चीज़ ये है कि आप अकेले अकेले हर किसी से बातचीत नहीं कर सकते, हर किसी के साथ आप जा कर के नहीं देख सकते कि किसको समझाया जाए, किसको मनाया जाए, किसके साथ ऑन ग्राउंड आया जाए। ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये इन सब में कौन वो व्यक्ति है जो एक लेजिटिमेसी होल्ड करता है कि जो सब जिसकी बात सभी सुनेंगे। और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको उस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, आपको उसके साथ बातचीत में आना चाहिए जिसके पीछे सभी लोग खड़े हैं, जिसकी बात सभी लोग सुनेंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ हो जाती है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो किसान आंदोलन जब हुआ था तो सरकार के द्वारा लगातार कई मीटिंग्स कंडक्ट की गई थी। कई बार ये भी आरोप लगे थे किसान आंदोलन के दौरान जत्थेबंदी के अधिकारियों पर कि आपने जाके वहाँ खाना खाया, सरकार ने आपको खाना खिलाया, आपने क्यों खाया, हम अपना लंगर साथ लेके जाते, आप वो खिलवाते उन्हें। मुद्दा यही है कि
इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लीडर्स को आइडेंटिफाई करके उनके साथ बातचीत करें जिनके साथ बाकी सभी लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, ये कोशिश की जाती है, अगर आप ये चाहते हैं कि कोई प्रोटेस्ट वायलेंट ना हो जाए या गलत लोगों के हाथ में ना चला जाए, उसको कोई मिसयूज़ ना कर ले, क्योंकि वो एक बन चुकी एनर्जी होती है, वो एक क्रिएट हो चुकी, वैसे एनर्जी का सिद्धांत वो क्रिएट तो नहीं कर सकते, लेकिन उस माहौल में उस समय में एक एनर्जी बड़े पैमाने पर वहाँ मौजूद होती है। अगर वो किसी मिसक्रिएंट के हाथ लग गई या वो कहीं डायरेक्शन लेस हो गई तो वो नुकसान पहुँचाएगी। ऐसे में ये ज़रूरी रहता है कि अगर कोई स्थापित नेता आपको वहाँ दिख गया है, इस्टेब्लिश्ड लीडर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, संपर्क बना करके रखिए उसके साथ, और उसके पीछे वो लोग चल रहे हैं, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो मेंटेन दैट रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे थोड़े समय पहले आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एक IPS अधिकारी थे और वो बहस में आ गए युवाओं के साथ, लॉजिक्स पे डिस्कशन करने लगे, उनकी जो मांगे हैं उसकी जायज़ नाजायज़ पे बात करने लगे कि हाँ तुम कितना पढ़ते हो, क्या पढ़े हो बताओ। तो बहुत बहस आगे बढ़ गई और वो हावी पड़ गए। प्रोटेस्टर्स बताने लगे कि आप क्या जानते हैं हम कितना पढ़ते हैं, कहाँ कब गए हैं आप, बताइए क्या पूछना है। फिर पीछे से दूसरे अधिकारी ने बोला कि सर इस चक्कर में क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ मेरिट डीमेरिट में जा रहे हैं, लॉजिक में क्यों जा रहे हैं, रैशनैलिटी पे क्यों जा रहे हैं, सही गलत में क्यों पढ़ रहे हैं। नहीं, क्योंकि इस तरफ हमने जाना नहीं है। तो ये बताया जाता है कि प्रोटेस्टर्स के साथ आपने बीइंग पुलिस ऑफिसर या मौके पर जो अधिकारी हैं उसके रूप में आपने नीदर टू यूज लॉजिक नॉर अपील टू द इंटेलेक्ट ऑफ द एजिटेटर्स। एजिटेटर्स के इंटेलेक्ट को अपील मत करो, उनके साथ लॉजिक मत लड़वाओ वहाँ बैठ के कि देखिए ये जो है ये तो गलत, आपकी मांगे ही नाजायज़ हैं। वो कहेंगे अच्छा भाई हैं, बता तुम बड़े जायज़ हो यार, हमारी तो सब मांगे नाजायज़ हैं, हम नाजायज़ हैं और तुम सबसे बड़े नाजायज़ हो, निकलो यहाँ से। दिस इज़ नॉट द वे। उसके लिए लोग हैं, संस्थाएं हैं जो ये तय करेंगी कि क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। तो ये बहुत गलत होता है, इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए। कई बारी ट्रेनिंग कमज़ोर होने के कारण या तैयारियों के दौरान टॉपिक ढंग से ना पढ़े होने के कारण अधिकारी उलझ जाते हैं इन बातों में, ये कभी नहीं करना चाहिए। सिंपल वहाँ जाइए और देखेंगे अधिकारी ये करते दिखते हैं आपको, क्या करिए आप जा करके टू अपील टू देयर इमोशंस कि अरे देखिए मैं समझा रहा हूँ ना आपको, देखिए आम जनता को कितनी परेशानी हो रही, ठीक है, देखिए हम आपके साथ सहमत हैं, हम आपकी बात को मान रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, व्यवस्था क्या रही जा रही कि आपको पानी पहुँचे। हमने खेत वालों से बात की है कि आपके लिए शौचालय का प्रबंध वहाँ पर हो जाए, आप अपने मोबाइल शौचालय वहाँ लगाइए, लेकिन प्लीज़ ये एक रोड छोड़िए, यात्रियों का आने जाने दीजिए। देखिए औरतें हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ये ठीक बात नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ से उठ जाइए, हम आपको दूसरी जगह। तो आप उनके इमोशंस को ही अपील कर सकते हैं, इमोशंस को अपील करिए कि देखिए आपकी भी जॉब डूब, आपकी भी तनख्वाहें मर रही हैं, आपको भी नुकसान हो रहा है, आपका भी घर परिवार है, हम आपके साथ जुड़े हैं, हम समझते हैं, हम भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं कि आप किस परेशानी में हैं। तो प्लीज़ मान जाइए, थोड़ी देर के लिए समझिए, इन लोगों को कहिए जाइए, आपकी बातें, आप आइए, मैं कमेटी मेंबर आगे आइए, चलिए बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक सलीका हुआ कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप तो शुरू हो गए कि हाँ कौन हो, कितने हो भाई, क्या है, रोज़गार नहीं मिला तुम्हें, इधर आओ, कौन सी डिग्री की है सर, BA, सब्जेक्ट कौन से थे सर, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, हिस्ट्री ज्योग्राफी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किस किस में हुआ पता, कह रहे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत तो जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन आप क्या है मतलब एग्जामिनर कौन है मतलब यहाँ पे, और इसका जवाब देंगे तो नौकरी दे दीजिएगा। सोच लीजिए वो इसका जवाब दे दे तो आपकी बेइज्जती की नौकरी दे देंगे आप, सोचिए, वो डेट भी बता दे और बता दे किस किस के बीच में हुआ, फिर आप क्या कहेंगे, इमेजिन करोगे क्या। और उससे बात कर कि खुद कोई काम धाम नहीं करते, खुद नकारा और रोजगार मांग रहे हो, जितने लोग रोजगार कर रहे हैं वो सब कौन है। ऐसी बातों में नहीं जा सकते, दिस इज नॉट द वे। उनसे जाइए और उनसे बात करिए कि अरे यार तुम युवा हो, खुद समझदार हो, तुम्हें देश की कमान संभालनी है, देश की जनता को, लोगों को, तुम्हारे भाई बहनों को कष्ट हो रहा है, तुम्हें सही लग रहा है, सही लग रहा है तुम्हें, नहीं ना, हटाओ उनको, फिर वहाँ से इधर इकट्ठा करो सबको। तो ये आपने हमेशा देखी होगी स्ट्रेटजी, ठीक है, ये तो एक सलीका हुआ। लेकिन वो जाके शुरू हो गए उनके इंटेलेक्ट को ही चुनौती देने लगे, उनकी रीजनिंग को चुनौती देने लगे, ये नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ मुख्य तरीके हैं जो बताया है कि भाई मौके वारदात पर पहले जाइए और जाके पहले एक प्रिलिमिनरी ट्यूनिंग, ये नहीं वहाँ गए कौन है भाई, लाओ फोर्स को आगे लाओ, डंडे लाठी सब चालू, डराना शुरू। तो वो कहेंगे डरा दो, अभी तो हम 100 हैं, हम तो चाह रहे थे तुम ये करो, जो हम नहीं कर पा रहे तुमने कर दिया। अब ये जो लाठियाँ हमारे पड़ेंगी, एक एक लाठी 1-1 हज़ार को खड़ा करेगी,
तो दिस इज़ नॉट द वे। पहले जाओ एक ट्यूनिंग इस्टेब्लिश करो। दूसरा, आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर आए ऐसा स्थापित करो, ना कि उन्हें खदेड़ने या मारने। उनके साथ एक रेपो बनाओ, एजिटेशनिस्टों के साथ या जो भी उनके एक्टिविस्ट मेंबर हैं उनके साथ एक रेपो बनानी जरूरी है। कोशिश करो कि एक नेता उनका आइडेंटिफाई हो सके, उससे बात करके सभी तक संपर्क साधा जा सके, सबसे जुड़ा जा सके। इस चीज़ में आना हमें जरूरी है। और लॉजिक रीजनिंग में मत घुसो जा करके, सिंपल उनके इमोशन पर बात करो, उनके इमोशन को इंचेंट करो, उसको यूटिलाइज करो, हो जाते हैं। वो लोग भी तो चाह रहे होते कोई बात करे। वो भी जब आप उनसे कहेंगे देखो तुम्हारे घर में भाई बहन है, माँ बहन है, वो कहेंगे हाँ, वो भी देखना ज़्यादा मुँह हिला रहे होते प्रोटेस्टर के, हाँ सर है ना, है, हम कहाँ मना। तो देखो उनको असुविधा होती होगी ना, हाँ सर हो रही है, तो तुम लोग ऐसा कर रहे हो यार, आगे हॉस्पिटल है 2 किलोमीटर पे, असुविधा नहीं, मान रहे हैं ना सर हो रही है, पर तुम्हारी बात हम प्रॉमिस कर रहे हैं पहुँचाएंगे प्रशासन तक, पहले तुम ये इधर करो। करोगे कि नहीं? ठीक है सर आप कह रहे हैं तो फिर कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, ये हो जाता है। ओके, दिस इज द वे, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर ये झूठ मूठ नाटक करने को नहीं कह रहा मैं, झूठ मूठ नहीं कह रहा मैं कि उधर से एम्बुलेंस निकलवा दी और फिर इनकी कोई बात नहीं। सच में ये नाटक नहीं होता, लोकतंत्र में नाटक नहीं करना हमें, सच में हमें ये अप्रोच अपनानी है। दिस इज द वे। ओके, लेकिन ये जो मैंने अभी ABCD 4 बताए आपको, मुद्दे की कहानी ये है कि ऑल दिस कैन बी मेड पॉसिबल बाय ईदर, कैसे, ध्यान से समझो, ऑल दिस कैन बी मेड पॉसिबल बाय ईदर A, मैनिपुलेटिंग द सिचुएशन, B, मैनिपुलेटिंग द इंडिविजुअल्स। या तो आप सिचुएशन को मैनिपुलेट कर लीजिए या आप इंडिविजुअल्स को मैनिपुलेट कर लीजिए, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, या दोनों कर सकते हो तो बहुत अच्छा, फिर ही बात बनेगी। अच्छा, फिर मैनिपुलेशन क्या हो सकती है? मैनिपुलेशन कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आप पॉजिटिव मैनिपुलेशन कर लो या नेगेटिव मैनिपुलेशन कर लो, कैसे कर सकते हो? आ जाओ, फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ मैनिपुलेशन, पॉजिटिव नेगेटिव। मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल माने एजिटेटर्स, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल से इंटेंशन, मैनिपुलेशन ऑफ द सिचुएशन। और मैनिपुलेशन कौन कौन सी? पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव। चलो पहले पॉजिटिव मैनिपुलेशन देखते हैं। तो मैनिपुलेशन का यहाँ पर सिंपल मतलब क्या है? हैंडलिंग एजिटेशनल सिचुएशन, इसको बोला गया है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन बाय द पुलिस, है ना। सो कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में या रियल लाइफ में, कई बार सीनियर जूनियर को, जैसे कि एक SP को जो है डिविजनल कमिश्नर फ़ोन करके कह रहा होगा कि यार आई थिंक यू आर नॉट एट ऑल कॉम्पिटेंट टू मैनिपुलेट द सिचुएशन इन अ राइट मैनर, यार व्हाट आर यू डूइंग, दंगे कैसे भड़क गए, उनसे मैनेज क्यों नहीं हुआ, अब आगे क्या रिपोर्ट करेंगे, गो एंड मैनिपुलेट इट। तो वो कहता है यस सर आई विल बी देयर। ओके, सो यू नीड टू डू दैट, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। बस अभी आपने एक वेब सीरीज़ देखी होगी, एस्पिरेंट करके एक वेब सीरीज़ है, उसमें यही दिखाया गया है कि भाई एक ALC है, यानी कि वहाँ पे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, वो भी सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, वो भी सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दिखाया गया है कि सिचुएशन को लार्जर विजन के साथ मैनिपुलेट कर रहा है, वो सभी धड़ों को कंसिडर करके चल पड़ा और उसने सबको संतुष्ट कर दिया। लेकिन ALC जो है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, वो स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है वर्कर के ही ऊपर, एंटरप्रेन्योर उसके रडार पर उतना नहीं है। और वो प्रेजुडिस है कि एंटरप्रेन्योर तो अगेंस्ट ही होते हैं वर्कर के, वर्कर की तनख्वाह नहीं बढ़ाते, उनको नुकसान देते हैं। और उसका एक सोच है कि जो पूंजीवादी समाज है या जो अभिजात वर्ग है, एरिस्टोक्रेटिक कम्युनिटी है, ये तो गरीबों को, कमज़ोर को लूटना ही चाहती है, दबाना ही चाहती है। प्रशासन इसमें उनका साथ देता है, जैसे कि इन लोगों को इनकी ज़मीनों से भी खुदेड़ा जा रहा है, इनके घरों से उखाड़ा जा रहा है, दूसरा इनको अरेस्ट किया जा रहा है दंगे भड़काने के नाम पर, और इनकी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ा दी जा। तो ये दोनों के मामले में बताया गया कि कौन बेटर मैनिपुलेट कर सकता है। ऐसे में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो ये मानता है कि दंगे इसलिए भड़के क्योंकि जो ALC है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, संदीप भैया बोला गया है मूवी में उसे, संदीप ओलान उसका नाम है, उसने सिचुएशन मैनिपुलेट नहीं की ढंग से। और डिविजनल कमिश्नर बोल रहा है कि दंगे भड़कने नहीं चाहिए थे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह रहा है, कहता है चेन में कहीं तो गड़बड़ी हुई है यार, चेन में कोई तो गड़बड़ है, पता लगाओ सिचुएशन कैसे भड़क गई। तो फिर वो पता लगाता है। आओ फिर अब्दुल मैनिपुलेट करते हैं, यू आर द प्रेजेंट IPS और आप हो मौके पर। सो हैंडलिंग द एजिटेशनल सिचुएशन, दैट इज मैनिपुलेशन बाय पुलिस। सबसे पहले पॉजिटिव मैनिपुलेशन बाय द पुलिस। अब्दुल इज देयर टू पॉजिटिवली मैनिपुलेट फर्स्ट थिंग, दैट इज सिचुएशन, नॉट द एजिटेटर्स। कैसे? इंड्यूसमेंट। आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज देखिए, जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन आपको एक्सक्लूड करके चल रही है, सपोज इस समय, है ना, इट इज एक्सक्लूडिंग यू। उन्हें लगता है कि आप सौतेले हैं, आप पराए हैं, और जो भी आपसे लेना है आपसे छीन के लेना है, आपसे पाना है, आप तो उनके साथ शेयर नहीं करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी जो सोच है, आपका जो फॉर्मेट है, आप जिस डायरेक्शन में
ले जाना चाहते हैं उस सिचुएशन को, आप वो सिचुएशन उस डायरेक्शन में इंड्यूस कराएं। ये इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे उदाहरण के तौर पर वहाँ पर क्या दिखाया गया है, वहाँ पर ये दिखाया गया है कि आपने पहले सिचुएशन को कैसे मैनेज किया कि वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पर पहुँचता है तो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति वर्कर नहीं है, लेकिन वो वर्करों की आवाज़ उठाने वाला एक नेता है, वो किसी पार्टी से जुड़ा है। तो सबसे पहले वहाँ पर पहुँच करके सिचुएशन को अपने मुताबिक ढालने के लिए उस पर्सन को उठा के पहले अरेस्ट करवाया कि इसको पहले अरेस्ट करिए, ये सिचुएशन हमारे मुताबिक होने नहीं देगा, ये खराबी कर रहा है। ये फर्स्ट थिंग। अच्छा, दूसरी थिंग, सिचुएशन कैसे अपने मुताबिक चलाई, वर्कर को ये बोला कि आप सबने दंगे भड़काए हैं, आपको पता है, और दंगे भड़काने के आरोप में आप लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, किया जा सकता है, डू यू नो दिस। तो धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो बदल जाएगी, परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, और एक बार जब परिस्थितियाँ बदल जाएं फिर एजिटेटर से बात करिए, उन प्रोटेस्टर से बात करिए कि देखिए आप लोगों को दूसरी जगह घर दिए जाएंगे, आप लोग ऐसा मत सोचिए। दूसरा, आपकी तनख्वाह बढ़ाने पर बात चल रही है, अगर कंपनी मुनाफे में आई तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाएगी। आपको कंपनी के मुनाफों के बारे में भी सोचना है, क्या कंपनी मुनाफा कमा रही है। तो सबसे पहले वहाँ पर पहुँच के वर्कर्स को ये बताया गया, सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की गई कि आप बात करते हैं तनख्वाह बढ़ाने की, कंपनी के मुनाफों की बात कौन करेगा। क्या आप लोगों को इस बात की चिंता है कि कंपनी ने पिछले 2 या 4 सालों से को मुनाफा कमाया कि नहीं कमाया, और बिना मुनाफा कमाने वाली कंपनी आपकी तनख्वाहें कैसे बढ़ा देगी, इंक्रीमेंट कैसे हो जाएगा, कंपनी से ही तनख्वाह आती है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ओवरऑल पहले आपने क्या करने की कोशिश की, यू आर मैनिपुलेटिंग द सिचुएशन, होल सिचुएशन, एंड अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, इंड्यूसमेंट का प्रोसेस, इंड्यूसमेंट वाया आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं। और आप क्या इंड्यूस कर रहे हैं, आप इंड्यूस कर रहे हैं जो पहले से नरेटिव वहाँ सेटल है बाय द वर्कर, आप उसे चेंज कर रहे हैं, एंड यू आर सेटलिंग योर नरेटिव। आप एक नया विचार वहाँ पर रख रहे हैं, एक नई डायरेक्शन की ओर उसे ले जाना चाहते हैं, और अल्टीमेटली सबको चैनलाइज कर दिया कि अब उधर को बहना शुरू करो, पहले इधर को सोचना तो शुरू करो। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई आपके पास आया, आप बड़े रिजिड हैं, बात सुनना ही नहीं चाहते उसकी किसी भी तरह से। बात तो तब सुनेंगे पहले जब आपकी सोच को एक नई दिशा दी जाएगी, जब वो दिशा दे दी जाएगी, चैनलाइज कर दिया जाएगा। जैसे सपोज़ करो कि आप एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहे हो, आपने पहले से एक सिचुएशन में हो कि एग्ज़ाम ऐसे तैयारी होती है, वैसे होती है, वैसे होती है, तो आप उसी से जुड़ी वैसी बातें भी सुनोगे। लेकिन जब किसी ने आपके सामने एक और विचार रखा कि एग्ज़ाम की तैयारी असल में ऐसे होती है, ऐसे होती है, अब ना यू आर इनटू द न्यू सिचुएशन। उस पर्सन ने आपको एक नई सिचुएशन में इंड्यूस करा दिया, और जैसे आप नई सिचुएशन में इंड्यूस हो गए, अब आप धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट पर्सनली उस पर्सन की बातें भी सुन के कंसीव करोगे, उसको रिसीव करोगे और उसे एग्जीक्यूट करोगे। तो ऐसे में मैंने या किसी भी व्यक्ति ने आपको एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में इंड्यूस करा दिया। तो इंड्यूसमेंट बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। तो कई बारी मैनिपुलेशन में ये किया जाता है, मैनिपुलेटर्स ये करते हैं। ओके, सो हमने सिचुएशन ही को में इंड्यूसमेंट इंगेज कर दिया, आपने उसको इंड्यूस कर दिया, उनको उठा के एक नई सिचुएशन में ही इंड्यूस कर दिया। अच्छा, दूसरी तरीका मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटेंशन, यानी कि एजिटेटर की जो इंटेंशंस हैं उनको मैनिपुलेट कर देना। इंटेंशन ये हो सकती है कि वो कल घेराव करने वाले हैं, इंटेंशन ये हो सकती है कि वो ये कहते होंगे कि कल तक अगर ना हुआ तो तेल डाल के आग लगा लेंगे, वायलेंस हो जाएगा, पूरा चक्का जाम कर देंगे, कुछ भी करके अब आपको मैनिपुलेट करना है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव वाली बात चल रही है, तो पॉजिटिव वाली बात में इंड्यूसमेंट इज अ पॉजिटिव थिंग, मतलब एक तरह से आपको कन्विंस करना है। दूसरा, परसुएशन भी तो पॉजिटिव थिंग है कि देखिए आपने इतनी मेहनत से इतने लोगों को जोड़ा है, आपकी बात अखबारों में लिखी जा रही है, सरकारों तक पहुंच रही है, और आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अगर आप में इम्पेशेंस क्यों? अगर आपकी बात मांगे जायज़ हैं तो पेशेंस क्यों नहीं है? समय लगेगा पर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप ये जो विचार रख के बैठे हैं कि कल से चक्का जाम होगा, या कल आप संसद घेराव कर देंगे, या फिर कल से बाजार टोटल बंद होगा, ये आपके अगेंस्ट जाएगा सेंटिमेंट। फिर आम जनता को परेशानी होगी, और ये फिर ऐसा हो जाएगा कि आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द वे। फिर हमारे हाथ से बात निकल जाएगी, क्योंकि फिर अगर कोई डिसरप्शन हुआ, लॉ एंड ऑर्डर में वायलेंस हुआ, तो स्टेट अपना काम करेगा, फिर आप बात में मत कहिएगा। तो इस तरह से आप उन्हें परसुएशन जो है वो कर सकते हैं, समझा बुझा करके आप उन्हें अपने साथ ला सकते हैं। तो ये पॉजिटिव मैनर में होता है मैनिपुलेशन। अच्छा, नेगेटिव मैनर में मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन, कोएर्सन, कोएर्सिव मेजर्स, सिचुएशन को आपने बदल दिया। जैसे कि मान लीजिए कि अलग अलग जगहों पर एक ही मुद्दे को लेकर के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं,
पहली एक जगह को आपने आइडेंटिफाई किया और पूरे सभी जगह पर परिस्थितियां बदल देने के लिए आपने यहाँ की परिस्थितियों को बहुत ही हाई हैंडेडली हैंडल कर दिया। आपने सीधे सीधे जा कर के या तो बड़े स्तर पर वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया या फिर आपने किसी भी मैनर में उनको उठा करके अरेस्ट कर दिया, अंदर डाल दिया सबको, ख़त्म, सफाया। तो ये एक तरीका है कोएर्सिव मेजर। सिचुएशन चेंज्ड, ओके, टोटली। यहाँ पर इंड्यूस नहीं करा रहे हैं आप उनको, बात नहीं कर रहे हैं आप उनसे चर्चाओं के माध्यम से, उन्हें सहमत नहीं करा रहे, कन्विंस करने की कोशिश नहीं, सीधी सिचुएशन ख़त्म। आप आए, बल का प्रयोग किया, कोएर्सिव मेजर अपनाए, ख़त्म कहानी। और दूसरी चीज़ इसी में ही एक्टिवेशन ऑफ कमिटमेंट, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एजिटेटर्स इंटेंशन। मतलब एक्टिवेशन ऑफ कमिटमेंट का मतलब देखिए, एक पुलिस अधिकारी का या राज्य का, स्टेट का की प्रतिबद्धता क्या है, मुझे बताइए। व्हाट इज द कमिटमेंट ऑफ द पुलिस, व्हाट इज द कमिटमेंट ऑफ द स्टेट? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो फिर पत्रकार इनसे जब कुछ भी पूछ रहे होते इस मौके पे, ये क्या कह रहे होते हैं, मैडम हटिए, मैडम हटिए, आप, हम कुछ नहीं कर रहे, वी आर फुलफिलिंग द कमिटमेंट, हम हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं, आप साइड हो जाइए, आप साइड हो जाइए। तो आपने देखा नहीं होता, पीछे हायर कमांड उनको समझा रही होती है कि हमारा वचन क्या है। तो देखिए, हर एक कमांड के अपने अपने वचन होते हैं। हमारा कमिटमेंट क्या है, वो कहते हैं हमारा ये कमिटमेंट है, कहते तो फिर शपथ लो और कमिटमेंट एग्जीक्यूट करो, जाओ एक्टिवेट द कमिटमेंट। तो फिर मौके आबो हवा ही बदल जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक केस हुआ था, एक बड़े डेरे के एक मुखी थे, उनके अरेस्ट, उनके केस को लेकर के मामला था, सीबीआई अदालत में मामला था चंडीगढ़ में, और उनकी वहां पर पेशी होनी थी। तो उसके 1-2 दिन पहले से ही उनके समर्थक वहां जुटने शुरू हो गए थे। बहुत भारी पैमाने पर लोकल पुलिस वहां पर आ रही थी, वो लोग जुट रहे थे, शहर भर में जुट रहे थे, इंड्यूसमेंट के प्रयास चल रहे थे। सिचुएशन में इंड्यूसमेंट के प्रयास चल रहे थे कि आप लोग यहाँ मत जुटिए, देखिए केस है, वो आएंगे, केस होगा, चलेगा, वो वापस आपको आके मिलेंगे, प्लीज डोंट डू दिस। परसुएशन के प्रयास चल रहे थे, पत्रकार कवर भी कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही केस में सजा सुना दी गई, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें ले जाया गया। जो वहाँ पर समर्थक थे वो भीड़ एकदम से भड़क गई, मीडिया की गाड़ियाँ जला दी, बैरिकेडिंग सारी तोड़ दी, कॉलोनी एनक्लेव एरिया, यही लोग जो इंड्यूसमेंट और परसुएशन कर रहे थे। पहले आधे पौने घंटे 1 घंटे तक कमांड नहीं आई इनको, किस चीज़ की, नेगेटिव मैनिपुलेशन की, और तब तक ये बैकफुट पे पीछे की पीछे जा रहे हैं। फिर एकदम से कमांड आई, ओके प्रोसीड विद द एक्टिवेशन ऑफ कमिटमेंट। बस फिर 15 मिनट में माहौल चेंज, सिचुएशन चेंज, ख़त्म। शाम के 6:30-7 बजे तक सड़कें वड़कें एकदम साफ, गली मोहल्ले कुत्ते आके देख रहे थे, हुआ गया। कल तक सुना है एक बस्ती हुआ करती थी, आज तिनके भर का भी कोई आलम नहीं, लोग चले कहाँ गए। उसे फिर मैं वहाँ से गुजरा अकेला, तो मैंने उसे समझाया, मैं क्या हुआ ये है कि सिचुएशन कोएर्सिवली डील हो गई है और इंडिविजुअल के साथ कमिटमेंट एक्टिवेट कर दिया गया है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, सिचुएशन क्लियर। तो ये मैनिपुलेशंस हैं, ओके। तो दैट इज द थिंग, समझाइए, बुझाइए, सहमत कराइए, मनाइए, लेके आइए, नहीं तो फिर दबाव बनाइए, बल का प्रयोग भी होता है, शक्ति लेकर के आइए और बात हो मनवाई जाए। लेकिन ये बहुत ही प्योर फॉर्म है, दोनों ही बहुत प्योर फॉर्म है और बहुत प्योर ऑफिसर ही ये कर सकते हैं, बहुत ही प्योर कमांड में जो चल रहे हों। इसलिए यहाँ लिखा है कि पुलिस कैन अडॉप्ट मेजर्स लाइक दिस ओनली इफ इट बिलीव्स इन न्यूट्रलिटी। अगर वो न्यूट्रलिटी में बिलीव कर रहे हैं, यानी कि पुलिस ये सब चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी थी, इन सब की पालना बाखूबी कर सकती है। सिर्फ अगर नहीं काबू कर पाई किसी प्रोटेस्ट को, या ये सब पालना नहीं हो पाई, मुख्य कारण क्या होता है, पुलिस का इनडिसीजन, सही समय पर सही फैसला ना लेना, पहला। दूसरा, पुलिस अंदर ही अंदर खुद सहानुभूति रखती है प्रोटेस्टर्स के साथ, वो सिंपैथाइज करती है उनके साथ, इसलिए प्रॉपर फैसले नहीं ले रही। इसलिए कई बार आप देखेंगे प्रोटेस्ट सिचुएशन जब कंट्रोल नहीं हो रही होती, तो राज्य के मुख्यमंत्री या फिर कोई भी फटाफट वहाँ ऑफिसर चेंज होते हैं, एक दिन में भी 3-3 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी ब्रिगेड उस ऑफिसर की कमांड के पीछे है
और माना ये जाता है कि ये बंदा सिंपैथाइज करके बैठा हुआ है, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो रही, फोर्स अनलीश नहीं हो रही, ये रोड़ा बन रहा है, चेंज हिम, इसको जल्दी चेंज कर दो। तो और तीसरा ये है कि जो पुलिस है या फोर्स है वो कहीं ना कहीं पार्टीजनल एटीट्यूड अपना रही है, क्योंकि किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी या ब्यूरोक्रेसी का दबाव है और उनका वेस्टेड, पुलिस वालों का वेस्टेड इंटरेस्ट है वहाँ पर, ये कारण है। तो इसलिए परिस्थितियाँ कंट्रोल नहीं होती, अदरवाइज तो हो जाएं। तो ऐसे में फिर ये कौन कर पाएगा, ये जो मैंने लिखा ये वही कर पाएगा जो पूरा न्यूट्रलिटी से चल रहा है, किसी पार्टीजनल एटीट्यूड के साथ संबंधित नहीं है, किसी पार्टी ब्यूरोक्रेसी को ऐसे सर्व नहीं करना, किसी एक विचारधारा के साथ नहीं है, तो फुल न्यूट्रल पर्सन, पूरी लॉयल्टी, पूरी ईमानदारी, सच्ची निष्ठा अपनी फोर्स के प्रति, देश की जनता के प्रति, संविधान के प्रति, पूरी तरह से नैतिक, मॉरल ड्यूटी, 1 रुपया ना लेना ना देना, ना किसी से डरना, ना भय, निर्भय निर्वैर एकदम, और पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी, जहां जरूरत नहीं है शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी तरह से कोई एट्रॉसिटीज कमिट नहीं करेंगे, प्रॉपर इंड्यूसमेंट और परसुएशन का तरीका फॉलो करेंगे, क्योंकि दे आर अकाउंटेबल टू देयर ओथ, अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द पुलिस मैनुअल, अकाउंटेबल टू द पीपल, अकाउंटेबल टू द इंडियन नेशन एंड द स्टेट। सो इफ दीज थिंग्स आर देयर, न्यूट्रलिटी, लॉयल्टी, मॉरल ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी, ओनली पुलिस देन कैन अडॉप्ट सच मेजर्स। तो ये यहाँ पर समस्या आ जाती। तो फिर यहाँ पर आता है कि इसका मतलब ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं डिसीजन ऑफ द डिसीजन मेकर से, क्योंकि पुलिस तो पुलिस है, डंडा सबके हाथ में है, सब कुछ है, लेकिन ये तो बहुत वेरी करता है इंडिविजुअल में, न्यूट्रलिटी, लॉयल्टी, मॉरल ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी। इस वजह से अलग अलग डिसीजन मेकर होते हैं, क्योंकि अलग अलग डिसीजंस होते हैं, इसलिए कोई ऑफिसर बड़े बेहतरीन होते हैं कुछ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, कोई उतने नहीं होते हैं। इसलिए कई ऑफिसर्स हैं, उन्हें हम बाकी मौक़ों पे तो वो हमारे इतने काम के नहीं, उन्हें लेफ्ट राइट डाल के रखते हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों में मजबूरी में फिर उन्हें बुलाना पड़ता है, कहते हैं ये सिचुएशन वही हैंडल कर सकता है, बुलाओ। तो इसलिए फिल्मों में बड़ा रोमांच आ जाता है ये देख के, जब पूरी तरह से क्योस मचा होता है, कुछ नहीं होता है, फिर कमिश्नर परेशान, मुख्यमंत्री कहते हैं आई वॉन्ट दिस सिचुएशन टू बी राइट, तो फिर वो पुलिस कमिश्नर कहता है सर वी आर हेल्पलेस। ऐसे में ही एक उसका जूनियर ऑफिसर कहता है सर एक आदमी है जो ये कर सकता है। चीफ मिनिस्टर सीधे कहता है कौन कौन है, यू स्टैंड अप, कौन? कहता है सर वो। कमिश्नर कहता है नहीं वो अपने तरीकों से काम करते, कहते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर कहता है अगर वो ये कर सकता है तो बुलाओ, मैं पूरी अथॉरिटी देता हूँ। फिर उसकी एंट्री, बेल्ट लगाना, टोपी वोपी, पूरा, फिर वो अपने तरीके से काम, पूरा रोमांच हो जाते हो आप। क्यों? बाकी सारे भी वही हैं, सबके पास बेल्ट है, टोपी है, सब है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ रखी है? न्यूट्रलिटी, लॉयल्टी, मॉरल ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी, पहले तो इसकी कमी आ रखी, बाकी कमी आ रखी है ये फैक्टरों की। ये PD, AD, ये मैंने जो यहाँ पर लिखा है, अभी समझाऊंगा। ये LIS प्लस HPU, HIL प्लस LPU क्या है। LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नहीं है बेटा, ये कुछ और है, अभी समझाऊंगा, समझ आएगा। समझो, द डिसीजन ऑफ द डिसीजन मेकर दैट इज द पुलिस इन अ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन दैट इज एजिटेशन। तो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन इज एजिटेशन या प्रोटेस्ट, और डिसीजन मेकर पुलिस। सो द डिसीजन ऑफ द डिसीजन मेकर इन अ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन डिपेंड्स अपॉन, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़, फर्स्ट, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्फ इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान सेल्फ कितना इन्वॉल्व था, सेल्फ क्या है अभी बता दूंगा। अच्छा, दूसरा, परसेप्शन ऑफ अनसर्टेनिटी टू हैंडल द सिचुएशन दैट इज द एजिटेशन बाय फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स यानी कि मुझसे पहले अधिकारियों ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे हैंडल किया है, या बाय यूजिंग न्यू अप्रोचेस। ठीक है, सो परसेप्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, ये यहाँ पर है LPU। PU मने परसेप्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, PU मने परसेप्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। सो अब लो डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्फ दैट इज LIS एंड हाई परसेप्शन ऑफ अनसर्टेनिटी दैट इज HPU। हाई परसेप्शन ऑफ अनसर्टेनिटी प्लस लो डिग्री ऑफ सेल्फ हो, इट लीड टू द पुअर डिसीजन मेकिंग, PD। सो PD stands for poor decision is equal to LIS माने low involvement of self plus HPU माने high perception of uncertainty। अच्छा, AD माने adequate decision कब होगा, जब high involvement of self होगा। HIS एंड लो परसेप्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, ये होता है एडिक्वेट डिसीजन मेकर, ये होता है एडिक्वेट डिसीजन, और ये होती है एडिक्वेट डिसीजन मेकिंग। चलो आओ समझाऊं ये क्या है।
सबसे पहले तो ये लो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्फ और हायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्फ। तो ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्फ का मतलब क्या है? अच्छा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्फ, मौके पर मैं अधिकारी था, मैं मैंने कि मैं नहीं, मतलब कोई अधिकारी, मौके पर मैं अधिकारी था, मैं उन फैसलों में खुद कितना रिफ्लेक्ट हो रहा हूं। मैं माने मेरा खुद का कन्विक्शन, मेरा खुद का वैल्यू सिस्टम, मेरा खुद का मॉरल सिस्टम, मेरी खुद का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, मेरा खुद का लॉयल्टी सिस्टम मेरे फैसले में कितना है। जितना ज़्यादा है उतना हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्फ है डिसीजन में। आई बात समझ में? लेकिन जितना ज़्यादा मुझ पे एक्सटर्नल प्रेशर है, जितना ज़्यादा मैं डरा हुआ हूं कि मेरे डिसीजन के रिपरकशंस और कॉन्सिक्वेंसेस मेरे अगेंस्ट ये भी आ सकते हैं, जितना ज़्यादा मैं पार्टीजनल हूं कि मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इस चीज़ में, किसी भी मैनर में नुकसान हो जाएगा, मेरी जाति, मेरे क्षेत्र, मेरे पंथ के लोग हैं या मेरे नेता के समर्थक हैं, ये सारी चीज़ें, तो जितनी ज़्यादा मेरी वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर में मैं डिसीजन ले रहा हूँ, जितना ज़्यादा मेरा एटीट्यूड पार्टीजनल है, जितना ज़्यादा मैं रिपरकशंस और कॉन्सिक्वेंसेस से भयभीत हूँ, और जितना ज़्यादा मेरा पर्सनल स्टेक है उस चीज़ में, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्फ उतना रिड्यूस होगा। लेकिन मैं एक्सटर्नल प्रेशर से फ्री हूँ टोटली, मेरा कोई पार्टीजनल स्टैंड नहीं है, मेरे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, और मेरा उस मूवमेंट में कोई पर्सनल स्टेक नहीं है। फुल डिसीजन इज बेस्ड ऑन मेरिट, लॉयल्टी, मोरालिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रुथ, सत्य। तो मैं अल्टीमेटली पूरी कन्विक्शन से जो फैसला लूंगा। इस तरह से हायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेल्फ होता है, जो हमें पुलिस ट्रेनिंग के दौरान या किसी भी तरह के प्रशासनिक अधिकारी की ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। मतलब हम पूरी तरह से कटिबद्ध होंगे, पूरी तरह से वचनबद्ध होंगे संविधान के साथ, देश के नियम कानूनों के साथ। निजता नहीं रहेगी वहाँ पर, निजता नहीं रहेगी, पब्लिक इंटरेस्ट ही सुप्रीम होगा। तो हायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्फ इसे कहते हैं। ओके, फोन आया, हाँ ऐसा है कि अब वो जो लोग सामने बैठे हैं उनमें से कुछ युवा जो हैं वो हमारी पार्टी के समर्थक हैं, 2-4 बसें जला दी गई हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नायक मूवी में ऐसा फ़ोन कॉल आता है अमरीश पुरी का, और इसी के नाम पर इंटरव्यू में उसे लपेट लिया जाता है, इंटरव्यू सुना के। वो अधिकारी उस समय गुस्से में फ़ोन रखता है, कहता हट, कुछ करना चाहते प्रशासन कर, लोग करने नहीं देते नेतागण। लेकिन वही अधिकारी उस समय कहता ओके सर, आप ऑर्डर रिटर्न में दे दीजिए तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर लूँगा, रख दिया फ़ोन। नो डाउट अभी इसको कह दिया जाए कि तुम मौके वारदात, तुम्हें अभी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ये लो ट्रांसफ़र ऑर्डर, तुम निकलो। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑफिसर ट्रांसफ़र ऑर्डर रिसीव ही नहीं करता, कहता मैं अभी रिसीव ही नहीं कर रहा। जब तक मैं रिसीव नहीं करता, जब तक मैं ऑफिस लीव नहीं करता, तब तक तो मैं ही हूँ, तू बैठ ठंडा होकर, मैं मौका कंट्रोल करके बताऊँगा। ऐसा अभी खाकी करके वेब सीरीज़ आई थी, उसमें ये दिखाया गया था कि खुद मुख्यमंत्री उस अधिकारी को फ़ोन लगा के कहते हैं कि गाड़ियाँ हमारे आदमियों की हैं, इलेक्शन ड्यूटी में होता है, जा लेने दो। तो वो कहते हैं सर आपके आदमियों की, किसी के आदमी की कोई बात नहीं है, गाड़ियों में आपत्तिजनक सामान पाया गया है, पकड़ा जाएगा। थैंक यू सो मच, बाद में बात करेंगे। सो मतलब ये है कि सेल्फ ज़्यादा होना चाहिए, बाहरी प्रभाव, दबाव, निजी रुचियाँ, इन्वॉल्वमेंट, अपनी धर्म, जाति, पंथ, क्षेत्र, भाषा, ये सब नहीं चलता। अधिकारी इससे मुक्त होता है, इससे ऊपर होना चाहिए। तो डिसीजन कब बेहतरीन होगा अगर आपको पूछ भी लिया जाए तो जब सेल्फ का इन्वॉल्वमेंट हायर होगा। सेल्फ का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ये नहीं है सेल्फ कूद गए जाति लेके अपनी, सेल्फ का मतलब ये नहीं जो सेल्फ मतलब दैट, ये सारे बिंदु जो अभी पढ़ाए, न्यूट्रलिटी, लॉयल्टी, मोरालिटी, अकाउंटेबिलिटी, इनसे बनता है हमारा आत्मन, हमारा सेल्फ। आत्मन की बात है, सेल्फ। आई बात समझ में? ये कहानी ऐसा होना है हमें। अच्छा, दूसरा, अनसर्टेनिटी का परसेप्शन कम होना चाहिए भाई। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताएं, अगर कोई अधिकारी के पास पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे मुद्दों को डील करने के, फर्स्ट, तो फिर वो मौके वारदात पे पहुंच के असेसमेंट कितना करेक्ट करेगा? उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, मान लो पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं है, पढ़ा लिखा बहुत ज़बरदस्त है, पूरा सोसाइटी पढ़ी है, सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़ी हैं, पूरे लेक्चर बम लगाए, एकदम समझता है चीज़ों को, मौके वारदात पे पहुंच के असेसमेंट कर लिया। उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस अगर